बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों व प्यारे बच्चों, आज 26 जनवरी अपना यह 74वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। अपने इस गणतंत्र दिवस व बसंत पंचमी के उत्सव के पावन अवसर पर मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमारे देश के इतिहास का एक बहुत बड़ा महान दिन ऐसा रहा है। हमने दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र भारत के नागरिक होने का गौरव पाया है। आज के दिन 73 साल पहले हमने देश में गणतंत्र का नया सूर्य उगते हुए देखा था। तब से एक स्वतंत्र गणतंत्र इस रूप में भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, 26 जनवरी केवल एक राष्ट्रीय पर्व ही नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय अनुष्ठान है, एक राष्ट्रीय बहुत बड़ा गौरव का यह दिन है, जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों ने अपनी आहुति दी और आज भी अपना योगदान दे रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बनने में लगभग 2.5 साल पहले हमने गुलामी की बेड़ियां काटकर स्वतंत्रता की हवा में सांस ली थी। इसलिए गणतंत्र दिवस से आजादी के आंदोलन की अनेकों यादें आज जुड़ी हुई हैं। इस अवसर पर मैं उन सब अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिनके महान त्याग और बलिदानों से हमने ये आजादी और स्वराज्य का बहुमूल्य उपहार लिया। मैं उन सब सैनिकों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जो दिन रात हर मौसम और हर हालात में देश की सीमाओं की मुस्तैदी से सुरक्षा कर रहे हैं। मुझे बड़े गौरव का अनुभव हो रहा है कि मुझे यमुना के किनारे आज ये जो जगाधरी में ध्वजारोहण का अवसर मिला है, यह तीर्थराज कपाल मोचन की भूमि है, जहां स्नान सब कर पापों से मुक्ति मिल जाती है। यहां पर बर्तनों का और प्लाईवुड का बड़ा व्यवसाय है, विश्वविख्यात ये उद्योग है। एक छोटे गांव से वर्तमान नगर तक विकसित करने में यहां के नेक नागरिकों ने कड़ी मेहनत की है। मैंने तो ये स्वयं अपनी आंखों से देखा है। एक लंबा काल इस नगरी में मेरा बीता है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। आप सभी बधाई के पात्र हैं। भाइयों बहनों, हमारा भारतवर्ष रंग बिरंगे फूलों का मनोहर गुलदस्ता है। यहां 4 महीने में मौसम बदल जाते हैं, कोस कोस पर पानी बदल जाता है, हर 20 कोस पर वाणी बदल जाती है। हमारी वेशभूषा और खान पान, इसमें एक बहुत बड़ी विविधता है। विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। इन सब विविधताओं से भरे देश के लिए संविधान निर्माताओं ने बड़ी सूझबूझ से हमारा संविधान बनाया, जिसने देश को एक सूत्र में पिरो कर रखा है लगातार पिछले 75 वर्षों से, और अपने अपने देश को इसी संविधान के अनुरूप चल करके आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा संविधान लोकतंत्र का पावन ग्रंथ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नेतृत्व कौशल है, जिसमें डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी की दूरदर्शिता, और यह संविधान लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के दृढ़ निश्चय का भी प्रतीक है। हमारे संविधान में भारत की आत्मा बसती है। इसी की बदौलत हर देशवासियों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति तथा उन्नति के समान अवसर मिल रहे हैं। 26 जनवरी 1950 के दिन देश की जनता ने संविधान को केवल स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि इसको आत्मसात किया है। इसके अनुसार हम अपने आदर्श जीवन को जी रहे हैं। संविधान हमारा आदर्श भी है, आत्मा भी है और हमारी आस्था भी है। यह हमारे लिए एक गीता है, जीवन का सार है। इसकी हम श्रद्धा के साथ और इसके ऊपर हम अमल करते हैं। यह 26 जनवरी इसलिए भी विशेष है कि हम आजादी के अमृत काल जो इस वर्ष से शुरू हो रहा है, इस अमृत काल में ये जो 26 जनवरी आई है, 26 जनवरी इस रूप में भी महत्वपूर्ण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 26 जनवरी की परेड गणतंत्र के इन 72 सालों के बाद राजपथ नहीं बल्कि कर्तव्य पथ पर और ये अब गुजर रही है। इसी समय ये जो हमारी यात्रा गणतंत्र दिवस की देश की राजधानी दिल्ली के अंदर और ये आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि आजादी के बाद हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के सपने का भारत बनाने की दिशा में कहां तक सफलता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी और दूरदर्शी नेतृत्व में आज हम उनके सपनों का भारत बनाने की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर, उसका निर्माण शुरू करवाकर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती दी है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी मार्गदर्शन में हमने हरियाणा प्रदेश में सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए प्रदेश की तस्वीर बदली है, लोगों की तकदीर बदली है। प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली के नए रंग भरे हैं। हमने हर क्षेत्र, हर वर्ग का समान विकास किया है। जो सबसे गरीब व्यक्ति है, उसके विकास के लाभ प्राप्त करने के लिए, जो गरीब परिवार इस लाभ से वंचित रहे, उनका लाभ लेने के लिए, उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान करने के लिए इसको विशेष महत्व दिया है। मुझे कहते हुए बड़ा संतोष हो रहा है कि बीते 8.25 सालों में हमने 3C पर चोट की है। 3C यानी करप्शन, कास्टिज्म और क्राइम। हमने 6S पर भी
विशेष बल दिया है, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान और सुशासन, इस पर विशेष बल देकर के और सर्वोपरि हमने इस पर अपना काम किया है। गणतंत्र वास्तव में तभी इसको सच्चे मायनों में इसका पालन समझा जा सकता है जब हमारा तंत्र ऐसा हो जहां हर गण की आवाज सुनी जाए, तभी यह गणतंत्र है और उसकी आवाज पहुंचे भी सही। पिछले 8 सालों में हमने उन्हीं लोगों की आवाज सुनने का प्रयास किया जो अपने लिए बोल भी नहीं पाते थे। पारदर्शिता प्रक्रिया ला करके हमने पर्ची खर्ची का सिस्टम ये खत्म किया। ये युवाओं की आवाज थी, हमने सुनी। खेलों में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को रोजगार और खेल की तैयारियों के लिए पैसा पहले दिया, ये खिलाड़ियों की आवाज थी। किसानों को सीधे उनके खातों में पेमेंट दे दी, ये किसानों की आवाज थी। पेंशन घर बैठे बने, चक्कर न कटने पड़े, ये बुजुर्गों की आवाज थी। बीपीएल का राशन कार्ड बन जाए और जो सच में पात्र है ये उसी को मिले, ये उन गरीबों की आवाज थी। ट्रांसफर के लिए परेशान न होना पड़े, बल्कि एक सिस्टम के माध्यम से अपने आप ट्रांसफर हो, ये हमारे कर्मचारियों की आवाज थी। हमने हर उस आवाज को सुना जो कहीं नहीं जा सकी है, जिसे दबा दिया जाता था, हमने उन सब की आवाजों को सुना है। भाइयों बहनों, महामना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मानते थे कि तरक्की का लाभ समाज में आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, यही अंत्योदय है। इसी दर्शन के अनुरूप वर्ष 2019 को हमने प्रदेश में सुशासन वर्ष के रूप में मनाया, 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया, 2021 को हमने सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में इसको मनाया, 2022 में सुशासन उत्थान वर्ष के रूप में हमने मनाया, अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया, और अब इस 2023 को हम अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में इसको मना रहे हैं, ताकि कोई भी गरीब आदमी स्वास्थ्य की चिंता उसको न रहे और उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, कैसे वो निरोगी रहे। इस वर्ष का हमने महत्व इसके लिए किया है। सबसे पहले गरीब आदमी को घर बैठे सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए हमने परिवार पहचान पत्र इसकी योजना की आईटी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। सब लोगों को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं, बल्कि सरकारी सब योजनाएं उसको घर बैठे प्राप्त हों, ये हमने प्रयत्न किया है। हमको पोर्टल की सरकार कहा जाता है, हमें गर्व है कि हम पोर्टल की सरकार हैं, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से ही हमने समाज के हर वर्ग के लोगों को सरल और पारदर्शी ढंग से सरकारी सेवाओं और योजनाओं का ये लाभ पहुंचाया है। हमने 100 से अधिक ऐप और पोर्टल शुरू किए हैं। ये पोर्टल का ही कमाल है कि गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्गों की पेंशन, विधवा की पेंशन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, एक क्लिक से ये उनके खाते में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार खाद, बीज, मशीनरी की सब्सिडी, फसल का मुआवजा, फसल खरीद का पैसा एक क्लिक पर किसान के खाते में पहुंचता है। पोर्टल का ही कमाल है कि जमीन की फर्द लेने के लिए अब पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि स्वयं क्लिक करके अपनी फर्द घर बैठे ये प्राप्त कर सकते हैं। विदेश जाने के इच्छुक अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज घर बैठे ऑनलाइन अपलोड करके अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पोर्टल की बदौलत ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राष्ट्र एक राशन ये योजना सफलता को प्राप्त कर सकी। बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की सुविधा ये हमने इससे शुरू की है। अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑटोमेटिक ढंग से पात्र परिवारों का बीपीएल का कार्ड ये बनता है। पहले बीपीएल कार्ड केवल एक बार बना दिए जाते थे, हमने इसको डायनेमिक अर्थात अपने आप आय की जांच हो जाती है, उससे उसका बीपीएल कार्ड बनता है। और यदि कोई बीपीएल कार्ड 1,80,000 रुपए से आय से ऊपर चला जाता है, वो व्यक्ति अपने आप एपीएल हो जाता है। ये सब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही संभव हो पाया है। इस एकमात्र दस्तावेज से सभी योजनाओं का और सेवाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को घर बैठे ये मिलता है। भाई बहनों, हमने हरियाणवी एक ये संदेश दिया समाज के सब वर्गों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए, और हमने ये सब काम किए हैं। हमने विकास के नाते भी कोई कमियां नहीं छोड़ी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हर जिले में एक बनने की बात हो, हर जिले में 200 बेड का अस्पताल ये बनाया जाए, इसका भी हमने योजना शुरू की है। क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से हमने 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज अवश्य होना चाहिए, इसकी योजना बनाई है। इसी प्रकार उद्योगों को लघु क्लस्टर के माध्यम से हर ब्लॉक में एक लघु क्लस्टर स्थापित हो, ताकि लोगों को रोजगार मिले। हर विधायक को विकास के नाते से हमने 5 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। हर विधायक को आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से 2 करोड़ की वर्ष में राशि एक बार उपलब्ध होती है। हम किसी के भेदभाव किए बिना ये सब चीजें उनके लिए कर रहे हैं। भाई बहनों, हमारा प्रदेश ये हमारी युवा शक्ति इसका प्रतीक है, और युवाओं की शक्ति को सही दिशा देने और क्षमताओं को पूर्ण उपयोग करने के लिए शिक्षा प्रदान करना ये बहुत जरूरी है। हमने शिक्षा के लिए भी हर प्रकार के जो प्रबंध हैं वो किए हैं, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो अथवा उच्च शिक्षा हो। रोजगार ढूंढने वाले व्यक्ति को स्किलिंग के नाते से भी हमने विशेष व्यवस्था की है। तो हमारी जो भावी पीढ़ी है इसको संस्कार युक्त और रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये घोषित की है। हरियाणा सबसे पहला प्रदेश इसमें है कि बजाय 2030 तक इसको ले जाने की बजाय 2025 तक हम अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको लागू कर देंगे। केजी से लेकर के पीजी तक यूनिवर्सिटीज में ही स्कूली शिक्षा भी शुरू हो जाए, ऐसे हमारी 4 यूनिवर्सिटीज ने यह काम शुरू कर दिया है। हमारे विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिले, 126 हमने नए संस्कृति मॉडल स्कूल ये खोले हैं। 6 लाख टेबलेट ये मुफ्त में दिए हैं।
सुपर 100 कार्यक्रम ये चलाया है ताकि होनहार विद्यार्थी और गरीब विद्यार्थी उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करके और आगे प्रशासनिक सेवाओं में जाने का एक अवसर मिले। गरीब बच्चों की शिक्षा ये मुफ्त में हो। अभी तक सरकारी स्कूलों में ये उनको शिक्षा मिलती थी। हमने ये भी प्रावधान किया है कि अगर प्राइवेट स्कूलों में भी वो पढ़ते हैं तो प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है चिराग योजना के अंतर्गत 5वीं तक 700 रुपए, 8वीं तक 900 रुपए और +2 तक 1100 रुपए ये स्कूलों को रियम्बर्स किए जाते हैं, ताकि प्राइवेट बच्चे भी, अगर गरीब बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहे तो इस योजना का विस्तार भी करने की बात हमने सोची है। भाइयों बहनों, जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के किसी एक व्यक्ति को रोजगार मिले, इसके लिए हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई है। हमारा टारगेट है कि ऐसे 7 लाख परिवार हैं, ये सब 1,80,000 रुपए तक की आय का किस प्रकार से इनका प्रबंध हो सकता है। इनको रोजगार देने के बाद इनको कोई ना कोई, अगर प्राइवेट नौकरी में भी हम मदद कर सकते हैं वो भी हम करेंगे, स्किलिंग करानी है वो भी कराएंगे। अभी तक 72,000 लोगों को हमने ये सुविधाएं देकर के और उनको इस सीमा से ऊपर हमने किया है। युवाओं की नौकरी के लिए बार बार आवेदन न करना पड़े, इसके लिए एकल पंजीकरण विंडो ये हमने बनाई है, ताकि एक बार वो पंजीकरण कराएं और सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से 3 साल तक एक ही टेस्ट के बाद उनको नौकरी का अवसर मिलता रहे। ये भी हमने, ग्रुप सी की परीक्षा हो गई है, ग्रुप डी की परीक्षा बहुत जल्दी ये होने वाली है। विदेशों में शिक्षा, रोजगार अथवा विदेशों से निवेश हमको प्राप्त हो, हमारा पहला प्रदेश है जिसने अपना विदेश सहयोग विभाग, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ये बनाया है। और हम इसके माध्यम से अपने प्रदेश के युवाओं को किस प्रकार से वो विदेश में जाकर के अपना काम प्राप्त कर सकते हैं, इसकी विशेष योजनाएं हम बना रहे हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में जब पढ़ करके निकलेंगे तो उनको मुफ्त में पासपोर्ट देने की व्यवस्था ये भी हमने की है।